सो हे गाइस, द गॉड सीरीज के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कैप्टन और मिस्टर हान शाओयुन को, जो दोनों के दोनों अब एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। और शाओयुन कैप्टन को यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें दिखा रहा था जो कि सिटी के अंदर हो रही थी। जितनी भी चीजें कैप्टन की टीम के साथ में हो रही थी वो सब कुछ शाओयुन उनको यहीं पर बैठे बैठे दिखा रहा था, क्योंकि तभी वो उस होटल का सीन दिखाने लगता है जहां पर बाइली तुमिंग, शैन किंगजू और युवान मौजूद होते हैं। जिस होटल के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो चुका था, जिसके बाद फिर हम देख पाते हैं कि कैप्टन और शाओयुन इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो गई थी। ये दोनों तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं, इसी वजह से दोनों की ही फाइट बहुत ही जल्द एकदम ग्रैंड लेवल पे पहुंच जाती है। जिसके बाद अब हमें सिटी के अंदर और भी बाकी की कई सारी जगहों को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जा रहा था। सभी के सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश भी कर रहे थे। साथ ही यही नजारा होता है माइक के घर पर, जहाँ पर उसका छोटा भाई और आंट दोनों ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन इन खुशियों के साथ साथ सिटी के अंदर जो घमासान युद्ध चल रहा था उसके बारे में किसी को भी पता तक नहीं था। किसी को भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस बात की जरा सी भनक तक नहीं थी यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लू लियांग को, जिसकी एक्चुअली में फाइट चल रही होती है होंग यिंग के साथ में, जो कि तुरंत यहाँ पर अपने काफी खतरनाक पावर्स को यूज करते हुए अटैक करने के लिए जाने लगता है होंग यिंग पर। जिन अटैक्स का मुकाबला करने के लिए और उनका सामना करने के लिए होंग यिंग यूज कर रही थी अपने फायर स्पीयर को। जैसे अपने फायर स्पीयर को हिट करने वाली होती है लू लियांग से, तो फिर तभी वो उसके पास में पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। ये कहने लगता है कि तुम तो मुझे इस फायर से भी ज्यादा हॉट लग रही हो, जरा मुझे पता तो लगाने दो कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। जो बात सुनते ही होंग यिंग ने अपने काफी सारे खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिए होते हैं लू लियांग के ऊपर। अब कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। उसने लू लियांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से पंचिंग और किकिंग हिट करते हुए लू लियांग की तो हालत ही खराब कर दी होती है। वो जैसे अपने रूट्स की मदद से होंग यिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, तो उससे पहले ही होंग यिंग ने अपने फायर अटैक्स को करते हुए उन रूट्स को दूर कर दिया था, जिसकी वजह से लू लियांग का कोई भी अटैक होंग यिंग को टच तक नहीं कर पाता। बल्कि अब तो यिंग दोबारा से यहाँ पर एक्टिवेट करने लग जाती है अपने स्पीयर को, जिसकी हेल्प से उसने एक इतना जोरों का अटैक किया होता है लू लियांग के ऊपर। वो एक बिल्डिंग को फोड़ते हुए उसी के अंदर ही जा गिरा था। इसके बाद फिर अगले ही सीन में बाकी की टीम को और सेकंड कैप्टन को भी दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग सबसे पहले यूज करते हैं माइंड मैनिपुलेशन को, जिसकी वजह से वो बंदा तुरंत यहाँ से अपने आप को बचाते हुए भागने लगता है। नाइट मॉन्स्टर स्लेयर की पूरी टीम को ये मैसेज भेज दिया गया था कि जल्दी से सभी लोग अपने अपने काम को पूरा करके आ जाएंगे कैप्टन के पास में, जहाँ पर हम उस हाफ मास्क मैन को देख पाते हैं, जो कि अपने सामने आने वाली चीजों को तोड़ते फोड़ते जा रहा था। लेकिन अब उसके चारों तरफ ही एक बहुत ही मोटी दीवार को क्रिएट कर दिया गया था। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है कैप्टन के सामने वो है हान शाओयुन, क्योंकि उस बंदे को हराना अकेले कैप्टन के बस की बात नहीं थी। अभी हम एक ईगल को देख पाते हैं जो कि एक लड़की को हिट करने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही उस ईगल को शूट कर देते हैं मिस्टर स्नाइपर, जिसकी वजह से वो ईगल तुरंत ही अपने आप को बदलते हुए दोबारा से अटैक करने के लिए जाने लगता है, क्योंकि असल में यहाँ पर फाइट हो रही होती है उसकी मास्टर चैन के साथ में, कि एक्चुअली में सी लेवल का बंदा है। इसका पावर लेवल भी सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसने अपने काफी खतरनाक अटैक किया होता है अपने फोल्डिंग फैन की हेल्प से। लेकिन उस फोल्डिंग फैन को भी मिस्टर स्नाइपर अपनी गन की मदद से शूट कर दिए थे, जो चीज देखकर अब यहाँ पर मास्टर चैन ये कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी टीम में कोई इतना भी बड़ा एक्सपर्ट बंदा होगा वेपन्स को चलाने में, जिसकी वजह से उसने दोबारा से यहाँ पर अपने एक ईगल को भेज दिया था। मिस्टर स्नाइपर अपने साथी से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द यहाँ पर इन सारी चीजों को ही समेट दूंगा। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है युवान, बाइली तुमिंग और शैन किंगजू को, जो तीनों के तीनों होटल रूम के अंदर ताश खेल रहे थे, जहाँ पर जीतने वाला होता है बाइली तुमिंग। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही लोगों के ऊपर एक बहुत ही जोरों का धमाका हो चुका था, जिसकी वजह से वो रूम को फाड़ते हुए सीधे जाके गिरते हैं रोड पर। यहाँ तक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चेन अटैक होने के लिए आ रही होती है बाइली तुमिंग के ऊपर, लेकिन वो तो उसके ट्रीजर ने उसको बचा लिया था। लेकिन इस चेन को अपने हाथों से नहीं जाने देता शैन किंगजू, यहाँ तक कि वो तो उसके ऊपर अपने फायर पावर को भी यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इस चेन का जो मास्टर होता है उसकी तो एकदम हालत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि इसके अगले ही पल शैन किंगजू ने एक बहुत ही जोरों का हिट भी कर दिया था उसके फेस के ऊपर। इस अटैक ने उस बंदे की तो एकदम हालत ही खराब कर दी थी। यहाँ तक कि शैन किंगजू ने उसी चेन को हिट किया होता है बाइली तुमिंग के पीछे, क्योंकि वहाँ से भी एक बंदा उस पर हमला करने के लिए आ रहा था, जहाँ पर जैसे एक बाइकर अपने बुलेट्स को शूट करने की कोशिश करता है। शैन किंगजू ने तो उसको
अकेले ही ढेर करके रख दिया था। दोनों को हराने के बाद वो चेन को भी नीचे डाल देता है, जिसकी वजह से बाइली तुमिंग शैन किंगजू की तो तारीफें करने लगता है कि भाई मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना कमाल का परफॉर्मेंस दोगे। लेकिन फिर तभी यहाँ पर अचानक से ही बिजली कड़कने लगती है और अचानक से ही बारिश भी होने लगी थी। लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से शैन किंगजू को फील होता है जैसे कि अचानक से ही इन लोगों की जो सोल पावर है वो घटने लगी हो। बाइली तुमिंग ने अपने गले में जो पेंडेंट पहन के रखा हुआ था वो अब यहाँ पर ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर आने वाला है कोई सी लेवल का बंदा। सी लेवल मतलब कोई ऐसा बंदा आना जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो। कि अब यहाँ पर सामने आते जा रहा था और वो ये कहने लगता है कि चाहे दुनिया की कोई सी भी सोल पावर क्यों ना हो, मेरी सोल ऑफ थंडर के सामने कभी भी टिक नहीं सकती। और ये बंदा देखने में किसी इंडियन वॉरियर के जैसे लग रहा था, जिसने तुरंत अपनी सोल ऑफ लाइटनिंग का यूज किया होता है इन तीनों पर ही हिट करने के लिए, जिससे खुद को इन दोनों को बचाने के लिए शैन किंगजू ने यूज किए होते अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का। जिसके बाद वो हमें काफी समय के बाद दिखाया जाता है डॉक्टर डेव को, जो कि अपने साथ में एक एक्सपेरिमेंटल रैट को लिए हुए था, जिसके ऊपर उसने लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट भी किया था। और वो ये कहने लगता है कि मेरे दोस्त आप देखो तो जरा सिटी में कितनी ज्यादा भीड़ है। कि फिर तभी नजर पड़ जाती है माइक के ऊपर और उसको वहीं पर सामने दिखाई दे जाती है क्वीन मेडुसा की एजेंट, जिसके वेनम का असर होने लगता है माइक के माइंड के ऊपर। तो फिर वो स्नेक गर्ल ये कहने लगती है कि अब तुम मुझे पहले से ज्यादा थोड़ी सी डिफरेंट क्यों लग रहे हो। मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम इतने जल्दी मेरे सामने अपने घुटने टेक दोगे। उसके करीब आती है और ये कहने लगती है कि तुम तो पास से और भी ज्यादा चार्मिंग लगते हो, जो कि अब तुरंत यहाँ पर अपने एक वेनमस डैगर को क्रिएट करती है और उसी की मदद से अटैक कर देती है माइक के गर्दन के ऊपर। जो अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन माइक को भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो इससे अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया। लेकिन फिर तभी ये स्नेक गर्ल काफी ज्यादा अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी थी। वो कहती है कि अब तो मैं तुम्हारे खून का स्वाद चख चुकी हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, अब मुझे और भी ज्यादा चाहिए। इसके काफी सारे स्नेक्स ने जकड़ लिया होता है अब यहाँ पर माइक को, जिनसे खुद को बाहर निकालने के लिए माइक यूज करते हैं अपने काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स का। वो सबसे पहले उन्हें स्नेक्स को मारता है और तुरंत ही अटैक करने के लिए जाने लगता है स्नेक गर्ल के ऊपर, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी गजब की फाइट भी स्टार्ट हो गई थी। हमें ये देखने को मिलता है कि अगर स्नेक गर्ल का एक बाल भी कटे तो भी उसमें से एक स्नेक ही क्रिएट होगा। हम देख पाते हैं कि स्नेक गर्ल के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, क्योंकि वो जैसे ही माइक के करीब जाती है तो उसकी बॉडी दोबारा से काम करना बंद कर देती है। इसी वजह से माइक तुरंत ही उससे दूर भी हो चुका था। लेकिन स्नेक गर्ल माइक को खुद से दूर नहीं होने देती, क्योंकि वो तुरंत ही उसके पीछे पहुंचकर ये कहती है कि तुम्हारा भागना अब यहाँ से नामुमकिन है। लेकिन माइक ने अपने आप को उसके अटैक से बचा लिया था और वो खुद अपने अटैक्स को भी करने लगता है। जब अपनी पावर्स को यूज कर रहा था तो सच में उसे बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही थी। माइक अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो स्नेक गर्ल पहुंच जाती है माइक के ही ऊपर, जो कि माइक से ये कह रही थी कि चुपचाप हमारी बात को मान लो, वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। कि अब वो तुरंत ही अपने उस वेनमस डैगर से अटैक करने वाली होती है माइक के हेड के ऊपर। माइक को भी ये बात बहुत ही अच्छे से पता होती है कि इस लेडी का लेवल उससे सच में ज्यादा है और साथ ही साथ उसके पास में है गॉडली ऑरा। माइक को अब ये पता लग चुका होता है कि ये बंदी भी एक्चुअल में है गॉड एजेंट, जिसकी वजह से अब यहाँ पर माइक लेकर आ चुका होता है अपनी पावरफुल स्वॉर्ड को, जिसकी मदद से उसने कई सारे स्लैशिंग अटैक्स को करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिनसे वो वाकई में स्नेक गर्ल को थोड़ा सा इंजर्ड करने में भी कामयाब हो चुका था। जो चीज देखकर स्नेक गर्ल हंसने लगी थी और वो ये कहती है कि स्वागत है तुम्हारा मेरी इस गॉड पावर में, अभी तक मैं केवल अपनी अकेले की पावर को ही यूज कर रही थी। जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर अपनी 3 सिस्टर आईज का यूज करने लगती है और ये कहती है कि माइक तुम्हारे पास में आखिरी मौका है अपनी फॉरबिडन पावर्स को सरेंडर करने का, क्योंकि उस जमीन पर काफी सारी मैजिकल आईज क्रिएट हो गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी थी, जिनके अंदर माइक को फंसा के वो स्नेक गर्ल तुरंत ही पहुंच जाती है उसी के ही सामने और ये कहती है कि माइक देखो देखो जरा मेरी आंखों में। इसकी हेल्प से वो माइक के माइंड के ऊपर कब्जा करने लगती है, लेकिन माइक ने यहाँ पर जैसे ही अपनी गॉडली पावर्स को यूज किया था उसकी वजह से स्नेक गर्ल उसके सामने खड़ी भी नहीं रह पाती। माइक ये कहने लगता है कि अभी मैंने जो किया है क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो। फिर वो स्नेक गर्ल कहने लगती है कि नहीं अभी इतना काफी नहीं है, मुझे इसी तरीके से तबाह करते रहो। जिसके तुरंत ही बाद माइक अपने डबल स्वॉर्ड को लेके जाने लगता है स्नेक गर्ल के साथ में फाइट करने के लिए। और यहाँ पर ये जो जितनी भी आइज क्रिएट हो गई थी उनकी वजह से उनके अंदर से काफी सारे स्नेक्स बाहर निकलने लगते हैं। इसके बारे में माइक भी ये जानता है कि ये जो स्नेक्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उन सभी के पास में एबिलिटी है खुद को रीजनरेट करने की। और अगर ये इसी तरीके से अपने आप को रीजनरेट करते रहे तो माइक के पास में कोई भी रास्ता नहीं होगा उसकी गॉड पावर को खत्म करने का, बल्कि अब तो यहाँ पर काफी बड़े लेवल के स्नेक्स भी आ चुके थे। माइक जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो फिर तभी इसी मोमेंट पर वहां पर आ जाती है स्नेक
गर्ल, जो कि माइक से ये कहती है कि अब तुम्हारे ऊपर केवल हक है तो मेरा। लेकिन वो जैसे उसके पास में पहुंचने वाली होती है तो फिर तभी वहां पर अचानक से ही उसके ऊपर हिट हो चुका होता है डॉक्टर डेव का रैट, जहाँ पर मौका पाते ही माइक ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया था उन्हीं स्नेक्स के साथ में। वो उनके सरों को काटता है, यहाँ तक कि वो तो उनकी बॉडीज को तक चीर कर रख देता है। ये जो स्नेक गर्ल होती है वो एक्चुअली मैं पीछा करते हुए जा रही थी उस लिटिल रैट का, जो कि मौका पाते ही बार बार और लगातार उस पर हमले कर रहा था। और अब वो तुरंत ही पहुंच चुका होता है अपने मालिक यानी कि मिस्टर डेव के पास में, जो कि माइक के सामने आता है और उससे ये कहता है कि दोस्त तुमसे मिले हुए तो मुझे काफी समय हो गया। इस मोमेंट पर तभी अचानक से ही दो स्नेक स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया होता है इन्हीं दोनों के ही ऊपर। डॉक्टर डेव माइक को ये बताता है कि तुम्हारे साथी भी ऐसी ही बड़ी मुसीबतों में फंसे पड़े हैं, इस बात के बारे में माइक भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। अब इसके आगे जो एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फाइट होने वाली है वो हमें दिखाई जाएगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर।